नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आज हम अध्याय 3 चुनावी राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हाँ, मतलब क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कुछ हफ्तों के लिए देश के सबसे ताकतवर मंत्री भी एक आम सरकारी अधिकारी के आदेश मानने को मजबूर हो जाते हैं? सही कहा। सत्ता का ये जो रातों रात होने वाला हस्तांतरण है, ये कोई जादू नहीं है। ये उस विशाल मशीनरी का हिस्सा है जिसे हम भारतीय चुनावी व्यवस्था कहते हैं। और आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि चुनाव क्या होते हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। मतलब एक आम वोटर के नजरिए से लेकर एक शक्तिशाली निर्वाचन आयोग तक, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इस व्यवस्था को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का एक जरिया नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यही वो प्रक्रिया है जो तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल। आज हम चुनावी राजनीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को खंगालेंगे। हम समझेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी हैं, एक लोकतांत्रिक चुनाव की शर्तें क्या हैं और भारत की चुनावी प्रक्रिया के हर एक चरण का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। मतलब निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण से लेके मतदाता सूची, उम्मीदवारों का नामांकन और चुनाव अभियान तक सब कुछ। हाँ, और अंत में उन स्वतंत्र संस्थाओं के काम करने के तरीके को भी समझेंगे जो चुनावों को निष्पक्ष बनाती हैं, और वर्तमान व्यवस्था की कुछ चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो सत्ता कैसे चुनी जाएगी ये जानने से पहले ये तय करना जरूरी है कि एक चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां शासकों ने चुनाव तो करवाए, लेकिन नतीजे पहले से तय थे। तो वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो एक असली चुनाव को महज एक दिखावे से अलग करती है? इसके लिए मुख्य रूप से 4 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त बहुत ही स्पष्ट है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। अच्छा, तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मुख्य सिद्धांत है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। मतलब हर एक वोट का समान मूल्य। देश के सबसे अमीर उद्योगपति के वोट का जो मूल्य है, वही मूल्य एक दिहाड़ी मजदूर के वोट का भी होगा। हाँ, वोटिंग मशीन के अंदर जाके दोनों की ताकत गणितीय रूप से एकदम बराबर हो जाती है ना? बिल्कुल सही। अब दूसरी शर्त पर आते हैं, जो है विकल्पों की उपलब्धता। मतलब पार्टियों और उम्मीदवारों का वास्तविक विकल्प होना चाहिए। इसे तो एक रेस्टोरेंट के मेन्यू के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाता है और वेटर एक मेन्यू लाता है जिसमें सिर्फ एक ही डिश लिखी है। अब भूख लगी है तो उसी डिश को ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तकनीकी रूप से कुछ चुना नहीं गया है, ये तो मजबूरी है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। राजनीति में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चुनाव में एक ही पार्टी है, या पार्टियां तो कई हैं लेकिन उन सबकी नीतियां एक जैसी हैं, तो क्या वास्तव में कोई विकल्प मौजूद है? बिना अलग अलग विकल्पों के चुनाव केवल एक रस्म बनकर रह जाते हैं। मतलब असली लोकतंत्र में विकल्पों का होना सबसे जरूरी शर्त है। हाँ, और तीसरी शर्त समय से जुड़ी है, यानी नियमित अंतराल। चुनाव कुछ वर्षों के बाद नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। क्योंकि सत्ता का स्थायी हो जाना तो लोकतंत्र के मूल विचार के ही खिलाफ है। एकदम सही। और चौथी और आखिरी शर्त इस पूरी प्रक्रिया के माहौल से जुड़ी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष से मतलब है कि मतदान के दिन कोई हिंसा या बेईमानी ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब ये भी है कि मतदाता बिना किसी डर, बिना किसी लालच और बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से प्रतिनिधि चुन सके। समझ गई। तो इन 4 बुनियादी शर्तों को समझने के बाद अब उस मैदान की बात करते हैं जहां ये पूरा चुनावी खेल खेला जाता है। भारत जैसे बड़े देश में एक साथ चुनाव करवाना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए देश को भौगोलिक रूप से कैसे बांटा जाता है? देखिए, इस काम के लिए पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। अच्छा, 543। और यहाँ से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें सांसद या एमपी कहा जाता है ना? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यही ढांचा राज्यों के स्तर पर भी लागू होता है। राज्य की विधानसभा के चुनावों में राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है
और वहां से जो जीतता है उसे विधायक या एमएलए कहते हैं। और इससे भी नीचे पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर जो क्षेत्र होते हैं उन्हें वार्डों में बांटा जाता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मुकाबला इतना खुला है कि कमजोर समूह शायद पीछे छूट जाएं। इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आरक्षण खुले मुकाबले की भावना के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या ये समान अवसर के सिद्धांत को नहीं तोड़ता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दरअसल प्रतियोगिता को खत्म नहीं करता, बल्कि असमानता को दूर करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। वो कैसे? देखिए, खुले मुकाबले में संसाधन और शिक्षा की कमी के कारण ताकतवर और प्रभावशाली लोग कमजोर समूहों को चुनाव जीतने से रोक सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अच्छा, तो इसका कोई फिक्स डेटा भी है कि कितनी सीटें आरक्षित हैं? हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और क्या ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा तक ही सीमित है? नहीं, स्थानीय निकायों में मतलब पंचायत वगैरह में अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी और महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू है। महिलाओं के लिए तो स्थानीय स्तर पर 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी कदम है। तो मैदान तैयार है, नियम बन गए हैं, लेकिन वोट कौन देगा और चुनाव कौन लड़ेगा? यहाँ से ये प्रक्रिया थोड़ी व्यक्तिगत हो जाती है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है उस आधिकारिक सूची से जिसे इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची कहा जाता है। चुनाव से काफी पहले यह तय कर लिया जाता है कि कौन मतदान के योग्य है। और भारत में तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। हाँ, लेकिन ये सूची कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हर 5 साल में बड़े पैमाने पर अपडेट किया जाता है। मतलब नए युवाओं के नाम जोड़ना जो 18 साल के हो गए हैं, और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम हटाना। बिल्कुल। और फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र, जिसे एपिक कहते हैं, वो लागू किया गया है। तो ये तो बात हुई वोटर्स की, लेकिन जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है? क्या 18 साल का व्यक्ति उम्मीदवार भी बन सकता है? नहीं, उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। लेकिन उम्र से ज्यादा एक और चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लागू हुई है। वो क्या? हर उम्मीदवार को एक वैधानिक घोषणा यानी लीगल डिक्लेरेशन करनी होती है। ये तो मुझे एक बहुत ही सख्त जॉब इंटरव्यू की तरह लग रहा है, जहां आम जनता ही बॉस है और उसे अपने होने वाले कर्मचारी का पूरा इतिहास जानने का हक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस घोषणा में उम्मीदवार को अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा देना होता है। अच्छा, और संपत्ति के बारे में भी बताना होता है ना? हाँ, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियां मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज की पूरी जानकारी और साथ ही शैक्षिक योग्यता भी बतानी होती है, ताकि मतदाता सही फैसला कर सकें। ये बहुत जरूरी है। तो अब जब सूची फाइनल हो गई है और उम्मीदवार भी मैदान में उतर आए हैं, तो शुरू होता है लोगों का ध्यान खींचने का खेल, यानी चुनाव अभियान। बिल्कुल। उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने और मतदान की तारीख के बीच लगभग 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। इसी दौरान पार्टियां बड़े बड़े नारे इस्तेमाल करती हैं, है ना? जैसे गरीबी हटाओ या इस तरह के प्रसिद्ध नारे। हाँ, पार्टियां जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं, लेकिन इस प्रचार पर भी लगाम कसने के लिए कुछ नियम हैं। मतलब जो आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। जी, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है और सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए सरकारी वाहनों और मशीनरी का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। और मैंने सुना है कि इसमें खर्चे की भी कोई सीमा तय होती है। हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 75 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 38 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। 75 लाख और 28 लाख, ये सीमा तय करना तो बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर ये लिमिट ना हो तो अमीर उम्मीदवार तो अपने पैसे के दम पर पूरा सिस्टम ही हाईजैक कर लेंगे। बिल्कुल सही। और इन इतने सख्त नियमों को, चाहे वो आचार संहिता हो या खर्च की सीमा, लागू करवाने के लिए एक बेहद ताकतवर संस्था की जरूरत होती है। हाँ, एक अंपायर की तरह। और भारत में तो चुनाव एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराए जाते हैं। एकदम सही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर नियुक्ति सरकार की सलाह पर हो रही है, तो क्या वो सरकार के दबाव में नहीं रहते? यही तो इस व्यवस्था की खूबी है। नियुक्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता।
उसे हटाना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। अरे वाह! और चुनाव के दौरान ये आयोग अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों तक हर छोटा बड़ा निर्णय लेता है। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस भी सरकार के नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती हैं। ये तो सच में अद्भुत है। सोचिए, एक सरकारी अधिकारी चुनाव के दौरान अपने मंत्रियों की बात सुनने के बजाय पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करता है। बिल्कुल। तो सिस्टम तो बहुत मजबूत है। लेकिन क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट है? हर मजबूत व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही हैं, जिनका सामना आज भारतीय लोकतंत्र कर रहा है। हाँ, चुनाव लोगों की इच्छा दर्शाते हैं, लेकिन हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पैसे का अनुचित प्रभाव। मतलब जो मनी पावर है। सीमा तय होने के बावजूद लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। सही कहा। और दूसरी चुनौती है आपराधिक गठजोड़। कई बार ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है। और एक और शब्द जो बार बार सुनने को मिलता है, परिवारवाद। ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना? बिल्कुल। परिवारवाद या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण राजनीति में एक आम आदमी के आगे बढ़ने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। ये तो है। लेकिन इन सब के अलावा एक और चुनौती है जो आपने पहले सेगमेंट में बताई थी, सार्थक विकल्प का ना होना। हाँ, मेरी नज़र में एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। आजकल प्रमुख पार्टियों की नीतियों में अंतर बहुत कम होता जा रहा है। मतलब नीतियां लगभग एक जैसी हो गई हैं। हाँ, जिससे मतदाताओं को कोई सार्थक विकल्प या मीनिंगफुल चॉइस मिल ही नहीं पाती। और ये बात सीधे तौर पर उस लोकतांत्रिक शर्त को चुनौती देती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद निरंतर चुनाव सुधारों और नागरिकों की भागीदारी से भारत आज भी एक जीवंत लोकतंत्र बना हुआ है। हाँ, ये सच है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सोचिए, अगर हर उम्मीदवार की नीतियां एक जैसी हों तो क्या हम सच में एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं या सिर्फ एक नया चेहरा? अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो सोचिएगा कि आपका वोट किस आधार पर तय हो रहा है। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।